आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। हमारे पास आज की फर्स्ट न्यूज़ है बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड। इस साल के मॉनसून सेशन में एक अमेंडमेंट पास हुआ था जिसका नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसमें दो चीज़ें हुई थी। पहला ये कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऑनलाइन एक डाटाबेस बनाएंगे जहां पर सबका डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। दूसरी चीज़ जो बोली गई थी कि अब के बाद जो भी बच्चों का बर्थ होगा उनके लिए अगर बर्थ का उनको प्रूफ चाहिए तो वो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज़ होगा। तो 1 अक्टूबर 2023 से ऑफिशियली अब ये लागू कर दिया गया है। अगर आपने कहीं पर भी देना है प्रूफ बर्थ का तो आप सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट का ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। तो ये फर्स्ट फेज है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का, जिसका नाम रखा गया है यशोभूमि। तो इसको बनाया गया है 5400 करोड़ की कॉस्ट पर। ये जो है हमारे कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स करने का जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरा सिस्टम है, उसको एक बार कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो बनाया गया है सेंटर। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द न्यूज़। शांति निकेतन को डिक्लेयर कर दिया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के एरिया में पड़ता है जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रेजिडेंशियल स्कूल्स और विश्व भारती यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया था। तो ये जो शांति निकेतन है इसका ओरिजिनेटिंग ईयर इज 1901 और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब हम इंडियन इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट कर रहे थे उन इंस्टीट्यूशंस में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। इंडिया की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके चांसलर हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो अभी यूनेस्को की एक मीटिंग चल रही थी सऊदी अरेबिया में जहां पर उन्होंने नई हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड किया है। इंडिया की 41st हेरिटेज साइट बन गई है शांति निकेतन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास अगली 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अब इंडिया में पहली बात तो टोटल 42 हेरिटेज साइट्स बन चुकी हैं। जो 42nd है वो है हमारे पास होयसला टेम्पल्स, जो कि बेलोर, हेलबिड एंड सोमनाथपुरा जो कर्नाटका में पड़ते हैं, ये तीनों टेम्पल्स को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जहाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। भूमिजा स्टाइल सेंट्रल इंडिया का इनमें यूज किया गया है। नगाड़ा ट्रेडिशन ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, कर्नाटका द्राविड़ा मोड्स फेवर्ड बाय कल्याणी चालुक्यास। तो इनकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है 13-14 सेंचुरी में इनको बनाया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए कर्नाटका के इन टेम्पल्स को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड कर दिया गया है। आगे बात करते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो स्पेशल सेशन है वो तो अभी न्यू पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गया है। तो बात आती है कि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को संविधान सदन बोला जाएगा, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। तो इसको बनाया था दो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, और बनाकर कंप्लीट कर दिया था 1927 में। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया गया है वो ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स इसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में हुई थी जहाँ पर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जो कॉन्स्टिट्यूशन आज इंडिया फॉलो कर रहा है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका नाम संविधान सदन रख दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। इंडिया को 27 ईयर्स लग गए इस बिल को पास करने में। अब इंडिया में ये जो बिल है ये कहता है, इसकी जो अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज 128th अमेंडमेंट एक्ट, जो ये कहता है कि लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट्स या हम कहें 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी और उनमें रोटेशनल सिस्टम फॉलो किया जाएगा, सिमिलर टू व्हाट इज इट बीइंग फॉलोड इन पंचायत सिस्टम, कि अगर एक साल में इस पर्टिकुलर एरिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर वुमेन सीट है तो अगले साल अगले में होगी, फिर अगले में होगी, वो पूरा रोटेशन चलेगा। एक पर्टिकुलर जगह को फिक्स नहीं कर दिया जाएगा। अब ये अगले साल तो अभी नहीं अप्लाई होगा, मे बी अगले इससे अगले इलेक्शंस में या उससे अगले इलेक्शन में इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा 108 फीट टॉल स्टैचू अभी रिसेंटली अनवील किया है, जो कि बनाया है आदि शंकराचार्य जी। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं आदि शंकराचार्य हिंदुज्म के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं।
तो उनका जो विलेज है, जो नेटिव विलेज है, वो है ओमकारेश्वर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पर वो स्टैचू बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टेलिन लॉन्चेस कलाइगनर वुमेन राइट फंड स्कीम। तो द्राविडन आइकन CN अन्नादुराई के बर्थ एनिवर्सरी पर उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जो वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड स्कीम है। तो स्कीम का जो नाम है उसको रखा गया है कलाइगनर मालागिलर उरिमाई थोगई थीथम स्कीम, जिसमें जो एलिजिबल वुमेन होंगी तमिलनाडु में उनको 1000 रुपीज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट मंथली दिया जाएगा। और अब तक 1.06 करोड़ वुमेन हैं जिनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि ये लोग बेनिफिशियरी रहेंगे इस स्कीम के, तो 1000 रुपीज मंथली उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैदराबाद लिबरेशन डे जो सेलिब्रेट होता है 17 सितंबर को। तो हैदराबाद, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, उनमें से एक प्रिंसली स्टेट था जो इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में ऐड होने के लिए राजी नहीं था। तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का जो एरिया है, हैदराबाद का जो प्रिंसली स्टेट था वो ऐड हुआ था इंडिया में। तो उस दिन को एज इंडिया में हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की, तो तेलंगाना ने इस दिन की सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए इसको तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे या हिंदी में कहें तो तेलंगाना जातीय समायिकता व्रजोत्सव, ये इवेंट उसके साथ रिलेट कर दिया है और ये दोनों दिन सेम डे को मनाए जाते हैं। कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट, कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल डे अगर मनाया जाता है तो वो डेफिनेटली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास महाराष्ट्र ने फाइनली नोटिफिकेशन इशू कर दिया है 2 डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम वो चेंज करना चाहता है, जिनमें से पहला डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद जिसका नाम रखा है छत्रपति संभाजी, और दूसरा है ओस्मानाबाद जिसका नाम रखा है धाराशिव। तो ये जो औरंगाबाद नाम था ये औरंगजेब के नाम पर रखा हुआ था और ओस्मानाबाद रखा हुआ था हैदराबाद के निज़ाम के नाम पर। तो ये दोनों मुस्लिम इनके बैकग्राउंड थे तो उन्होंने उनको चेंज करके अपने जो वहाँ के हीरोज हैं उनके नाम पर उसको रख दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ई बुक इंडिया में रिलीज हुई है जिसका नाम है पीपल्स G20। को इंडिया की G20 की पूरी जर्नी इस ई बुक में लिखी गई है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द कवर ऑफ द बुक। तो इसको अभी रिलीज किया है अपूर्वा चंद्रा ने, तो वो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी। तो ये जो बुक है इसमें बिहाइंड द सीन्स कैसे इंडिया ने दिल्ली को प्रिपेयर किया G20 समिट के लिए, G20 समिट में क्या चीज़ें हुई, वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हर डायमेंशन से इस बुक में G20 की सारी प्रेसिडेंसी का एक निचोड़ रख दिया गया है। तो अगर आप पढ़ना चाहें G20 के बारे में, यू कैन रेफर टू दैट बुक। आगे हम बात करेंगे S&P ग्लोबल अपग्रेड इंडिया फिस्कल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.6%। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके फोरकास्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो RBI जो सबसे इंपॉर्टेंट है, IMF जो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो फोरकास्ट देती हैं। तो फिस्कल ईयर 24 के लिए इंडिया का जो फोरकास्ट है 6.6 किया है किसने, S&P ग्लोबल ने। एक और कंपनी है फिच, उसने बोला है कि इंडिया का जो फिस्कल ईयर 24 का ग्रोथ रेट होगा वो 6.3 पर ही रहेगा। उन्होंने अपना सिमिलर पीछे वाला ही कंटिन्यू किया है। तीसरी है OECD, इन्होंने इंडिया का फोरकास्ट रेज किया है 6.3% पे। तो एवरेज अगर हम लगा के देखें तो 6 से तो ऊपर ही रहेगा, 6 to 6.5 के बीच में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी जो ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन है वो यहीं कहीं इन्हीं डाटा के बीच में ही आता है। अब दुनिया जहाँ रिसेशन में जा रही है, इंडिया के लिए 6% से ज़्यादा का ग्रोथ रेट होना एक बहुत ही अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट ई-रूपी। ई-रूपी जो पिछले साल इंडिया ने लॉन्च किया 2 फेजेस में, होलसेल एंड रिटेल। तो एज ऑफ मार्च 2023 इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है, RBI की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में 16.39 करोड़ जो ई-रूपी है वो सर्कुलेशन में एग्जिस्ट करता है। अब इस 16.39 करोड़ में से जो होलसेल है वो 10.69 का है और जो रिटेल है वो 5.70 करोड़ का है। अगर इंडिया बहुत सक्सेसफुली इस ई-रूपी को और डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो दुनिया की वन ऑफ द मेजर बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन डिजिटल करेंसी। तो उसका प्रोग्रेस अभी चल रहा है, इसके बाद जब कंज्यूमर के पास वो चीज़ आएगी
तब हमें उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का पता लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया, सबसे पहले। दूसरा है राहुल नेविन टेक्स चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED जिसको फेमसली बोला जाता है। तो ED हमारे इकोनॉमिक लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई जाती है, तो उसका डायरेक्टर अभी रिसेंटली वॉर्न किया है राहुल नेविन को। तो ये जो दोनों हमारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नया डायरेक्टर। तो पहली जो हमारे पास अब और अगली अपॉइंटमेंट है वो तो है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ABC बोला जाता है, उसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं श्रीनिवासन के स्वामी फॉर द ईयर 2023-24। सिर्फ 1 साल का इनका टेन्योर रहेगा। अगली जो है हमारे पास वो है पेंगुइन बुक्स। पेंगुइन बुक्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर बुक्स की पब्लिशिंग कंपनी है। उसके जो हेड हैं वो एक इंडियन ओरिजिन को बनाया गया है जिनका नाम है निहार मालविया। इससे पहले जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनका नाम था मार्कस डॉल। तो तो जो पेंगुइन हमारा पब्लिशिंग हाउस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एंटिटी है, और वहाँ पर किसी इंडियन का एज अ चेयरमैन इलेक्ट होना इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी बात है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2023। तो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इसको रिकॉग्नाइज करता है। इस दिन को ये बोला जाता है कि हमें कम से कम वायलेंस करनी है, वॉर को अपना मीडियम नहीं बनाना है, नेगोशिएशंस या पीस को ही प्रमोट करना है। इस साल के थीम की अगर हम बात करें तो वो था एक्शंस फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर दी ग्लोबल गोल्स। तो हैशटैग ग्लोबल गोल्स इस साल का हैशटैग रहेगा जो यूनाइटेड नेशंस पीस प्रमोट करने के लिए करेगा। एक अगला दिन है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, जो कि सेम डे को मनाया जाता है, 21 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अल्जाइमर्स एक मेंटल डिजीज है जिसमें आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उसकी अवेयरनेस लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल का हमारा थीम था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अगर जितना जल्दी पता चल पाए उतना ही अच्छा है, हम डिजीज को कर्ब कर सकते हैं। अल्जाइमर्स की अभी तक कोई भी मेडिसिन दुनिया में नहीं बनी है, तो इसलिए इसकी अवेयरनेस लोगों में होना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये हमारे नेशनल लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। सबसे पहला है हमारा 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे। तो हर एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी उसके साथ जुड़ी होती है। इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो उनके साथ जुड़े हैं M विश्वेश्वरैया, ये उनकी पिक्चर है, और इस साल का हमारा थीम था इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो विश्वेश्वरैया ने हमारे देश में सिविल इंजीनियरिंग में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, कैनाल्स बनाने में, इन सब चीज़ों में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसलिए उनके नाम पर हम नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं 15 सितंबर। नेक्स्ट है 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। इकोलॉजी में वन ऑफ द फेमस एंड इम्पॉर्टेंट डे इज वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। तो ओजोन हमारी वो लेयर है, जैसे आपको पता ही होगा, जो यूवी रेज को अर्थ पे आने से रोकती है, और इसके लिए दुनिया में आज तक एक ही प्रोटोकॉल हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। तो इसका हमारा थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। इसके लिए लेकिन हमारे पास एक गुड न्यूज़ ये है कि ओजोन के जो होल्स हैं वो ऑलरेडी रिकवर होने शुरू हो गए हैं। एक रिपोर्ट है जो ये कहती है बाय द ईयर 2060 वो होल्स ऑलमोस्ट रिकवर हो जाएंगे। तो इसलिए हम ओजोन होल्स के रिलेटेड अवेयरनेस के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड है हमारे पास 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे। तो वर्ल्ड लेवल पर बैम्बू डे जिस दिन को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेशनल लेवल पर हमारे वन ऑफ द फेमस बैम्बू साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उस दिन बर्थडे होता है। तो आपको याद यहाँ पर ये रखना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी को इंडिया में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो वो दिन है वर्ल्ड बैम्बू डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। डायमंड लीग का भी फाइनल हुआ है इन यूजीन, जो कि US में सिचुएटेड है। उसमें हमारे नीरज चोपड़ा सेकेंड प्लेस पर आए हैं। जो फर्स्ट प्लेस पर आए हैं वो हैं जेकब वेल्डिच ऑफ चेक रिपब्लिक। उनका जो थ्रो था 84.24 मीटर्स का था। सेकेंड प्लेस पर नीरज चोपड़ा आए हैं जिनका था 83.80 मीटर्स का, और थर्ड पर आए हैं ओलिवर हेलेंडर जो कि फिनलैंड से हैं। इन दोनों में डिफरेंस तो काफ़ी ही कम है, 83.8 और 83.74।
तो ये हमारे 3 इस साल के डायमंड लीग के विजेता थे। हमारा इंडियन इसमें एक इन्वॉल्व है, हमारे ओलंपियन विनर इन्वॉल्व हैं, तो एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया कप 2023 जो कि श्रीलंका में हुए हैं, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को हराया है फाइनल्स में और एशिया कप हासिल किया है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां जो हम याद रखेंगे, मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स फॉर 3rd वीक ऑफ सितंबर। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.